तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। बायोलॉजी का ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है सेल। सेल जो होता है हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी किस प्रकार हुई। तो सेल की जो डिस्कवरी है वो सबसे प्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। इन्होंने जो डेड सेल है उसको नोटिस किया था एक कॉर्क के अंदर। कॉर्क यानी जो बार्क होती है ना, पेड़ की बार्क, उसमें होता है कॉर्क, ठीक है। तो इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेल है वो एक हनीकॉम्ब पैटर्न में है, मतलब जैसे षटकोण होता है ना, उस पैटर्न में सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिविंग सेल की जो है डिस्कवरी वो एंटोनी वैन लेवनहुक ने 1674 में की थी, ठीक है। और जो नाम है सेल, ये इनका दिया हुआ है, रॉबर्ट हुक का, ठीक है। सेल का सेल जो है वो सेलुला शब्द से आया है। सेलुला जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा रूम। तो इन्होंने माना कि ये जो सेल है वो एक छोटे कमरे के जैसे है, ठीक है। उसके बाद जो मैथियस क्लैंडल थे ना, उन्होंने इस चीज़ की शोध किया कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो थियोडर स्वान थे 1839 में, उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार प्लांट्स सेल से बने हैं उसी प्रकार एनिमल जो है वो भी सेल से बने। और उसके बाद सेल डिवीजन ये किन्होंने बताया, रूट विचरो ने बताया, ठीक है, 1855 में। हाँ बताया, यहाँ से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो शुरू होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। अब हम बहुत सारे प्रकार के सेल होते हैं, हम उनको क्लासिफाइड कैसे करेंगे। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन नंबर किया, मतलब सेल की संख्या कितनी होती है उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो जो सेल होता है वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में पूरे बॉडी में एक ही सेल है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, समझे। उसके बाद अगर उस ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, मल्टी सेल पाए जाते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है यूनिसेल्युलर के, बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबिया, पैरामीशियम। इसका अर्थ यह होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, इनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल होता है और वही सेल पूरी जो उनकी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड जो ये होती है, प्रोसेस होती है, वो ही करता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो अलग अलग स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि अलग अलग काम के लिए बने। जैसे डाइजेशन में जो सेल्स लगते हैं वो अलग है, इजेशन में जो सेल्स लगेंगे वो अलग है, ऐसे मतलब हर सेल का काम अलग अलग होता है, ठीक है। अब अगला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ये थोड़ा हार्ड नहीं है, हम अगर इसको कॉम्प्लेक्स चीज़ है थोड़े, अब इसको अच्छे से समझेंगे तो यही समझ में आ जाएगा। अब आता है अगला क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उनकी जो अंदर की जो संरचना है उसके आधार पर हमने दो इसमें उसको डिवाइड किया है, ठीक है। पहला है यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, उसकी जो साइज़ होती है वो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन तक होती है। यूकैरियोटिक सेल जिसकी साइज़ 5 से लेके 100 तक होती है, 5 से लेके 100 माइक्रोन तक होती है, ओके। उसके बाद अब मैं पहले आपको इसके बता देता स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड नहीं होता। अब न्यूक्लियोइड क्या है हम आगे देखेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल मतलब बोल सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स टाइप का सेल होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना वो मतलब उनको मेम्ब्रेन्स होती है। तो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेन्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ओके। अब हम हाँ इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं इसमें। सबसे पहले सेल, फिर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल। ये है यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब प्रोकैरियोटिक की बात कर ली जाए तो उसकी साइज़ होती है 1 से लेकर 10 माइक्रोन तक। इसमें जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं रहता इसीलिए न्यूक्लियोइड इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड क्या है हम आगे देखने वाले इधर, ठीक है।
अब और इसमें जो है इसकी जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना उसको मेम्ब्रेन नहीं होता। ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसको मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब उनको कवरिंग नहीं होती। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, तो इसमें आता है सेल वॉल आता है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके क्या फंक्शन है, ये कैसे काम करते हैं और क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो एक सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, मतलब सेल वॉल जो होता है वो सबसे बाहर होता है और वो उस सेल की रक्षा करता है, उसको सपोर्ट बनाए रखता है। ये जो होता है फ्री परमिएबल रहता है, मतलब ये जो एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का सेल के मतलब सेल के अंदर से सेल के बाहर तक, तो ये जो है उनको रोक टोक नहीं करता, ये बोलता है जिसको आना है वो आओ, जिसको जाना है वो जाओ। ठीक है, सेमी फ्री परमिएबल। उसके बाद में ये सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स में नहीं होता। ठीक है, सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, प्लांट जो है वो सेलुलोज से बनी है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, ऑर्गेनल आता है सेल का, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो सेल वॉल के बाद होता है, मतलब सेल वॉल फर्स्ट लेयर होती है, उसके अंदर की जो लेयर होती है उसके बाद में उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सब में होता है, सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होता। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सब में होता है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, मतलब ये रोक टोक करता है। ठीक है, मतलब भाई ये इसकी परमिशन होगी तो ही अंदर आ सकते हैं और तो ही बाहर जा सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंट्रोल करता है किसको छोड़ना और किसको नहीं छोड़ना। जैसे जो प्लांट्स की जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज से बनी थी, उसी प्रकार जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना वो लिपिड से बना होता है। कैसे, लिपिड एंड प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे बनता है, तो लिपिड एंड प्रोटीन से बनता है। ठीक है, इतना समझ गया आपको। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक लिक्विड होता है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड। और इसी में जितनी भी प्रकार के सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म बाकी कंपोनेंट्स को खुद के अंदर रखता है, संभाल के रखता है, और सारी की सारी जो प्रोसेस होती है वो इसी एरिया में होती है साइटोप्लाज्म के। ओके, अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, तो हम देखेंगे न्यूक्लियोइड क्या है। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड जो है सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, और न्यूक्लियोइड एक ऑर्गेनल नहीं, वो एक एरिया है जहाँ पर क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्रोमोसोम्स रहेंगे ना उस एरिया को न्यूक्लियोइड बोला जाएगा, और इसको मेम्ब्रेन नहीं होता, क्योंकि हमको मालूम है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स नहीं होते, इसीलिए न्यूक्लियोइड को मेम्ब्रेन नहीं होगा। जिस जगह पे क्रोमोसोम्स रहेंगे उस जगह को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है ह्यूमन सेल का या फिर किसी भी सेल का, वो है न्यूक्लियस। ठीक है, लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, यह जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। ये एक कंट्रोल सेंटर है सेल का। ठीक है, जिस प्रकार हमारा जो ब्रेन होता है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, पूरे सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। अब न्यूक्लियस खुद में ही एक मतलब खुद के अलग कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक डबल लेयर है, मतलब डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, और सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को। उसके बाद में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं उनको, न्यूक्लियर पोर्स। और ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ बनता है, प्रोटीन, आरएनए वगैरह जो कुछ सिंथेसाइज होता है, वो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू सेल के बाहर जाता, मतलब
न्यूक्लियस के बाहर जाता है साइटोप्लाज्म तक, ठीक है। किसके हेल्प से आता है? न्यूक्लियर पोर्स से। और न्यूक्लियर पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ओके। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस प्रकार सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है एक फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड, उसी प्रकार न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? न्यूक्लियोलस। ये कहाँ पे होगा? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। और इसी में जो सेल के जो न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट्स होंगे वो इसी में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम्स। अभी हम क्रोमोसोम्स के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना फोर्थ पार्ट, न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियोलस ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है न्यूक्लियस का। क्यों? क्योंकि ये जो है वो राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करता है, राइबोसोम्स को का सिंथेसाइज करता है, ठीक है। ये कैसा होता है? एक गोले जैसा होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर जैसा होता है, और ये राइबोसोम्स का निर्माण करता है। और अब आगे जाके पढ़ेंगे कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? ये न्यूक्लियोलस, कंफ्यूज ना होइए, ये न्यूक्लियोलस है। और जो न्यूक्लियस है, अगर पेपर में पूछा जाए कि न्यूक्लियोलस किसका कंपोनेंट है, तो न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस का जो फोर्थ कंपोनेंट होता है क्रोमोसोम्स, वह कैसा होता है, ठीक है। तो अब जो क्रोमोसोम्स होता है ना, वो एक्चुअली सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त एग्जिस्ट करता है। वह बाकी समय जो होता है वो क्रोमेटिन के रूप में होता है। अब जो क्रोमेटिन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आके मिल जाता है। देखिए इस स्ट्रक्चर में मिल जाता है, और वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़ा होता है ना, उस पॉइंट को सेंट्रोमर बोलते हैं, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे दो क्रोमेटिन आपस में मिलके इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, और इसी को क्रोमोसोम्स बोला जाता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स एक्चुअली होता क्या है? तो क्रोमोसोम जो होता है ना, वो एक हिस्टोन नाम के प्रोटीन से बना होता है। हिस्टोन होता है, एक प्रोटीन होता है हिस्टोन। उसके ऊपर जब डीएनए जो है वो टाइटली लपेट जाता है, कॉइल के जैसा टाइटली कॉइल्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब डीएनए क्या होता है? तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिए, ये जो ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये देखिए ये डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए का जो ये सेगमेंट है, यानी ये जो पार्ट है, ये एक पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। मतलब डीएनए जो है वो जीन से बना होता है, ठीक है। और जीन क्या करते हैं? डीएनए क्या करता है? डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मतलब वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब ट्रेड्स वगैरह कैरी करता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इतना था आपका क्रोमोसोम्स, छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसके दो टाइप्स होते हैं, ऑटोसोम्स, एलोसोम। सबसे पहले तो क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं बताइए? 46, ठीक है। टोटल क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं 46 में से कुछ होते हैं ऑटोसोम्स और दो होते हैं, सिर्फ दो एलोसोम्स, ठीक है। ऑटोसोम्स यानी जिनको सोमेटिक क्रोमोसोम्स बोला जाता है, और एलोसोम्स यानी सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। अब जो ये ऑटोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम, जैसा कि आपको मालूम है कि क्रोमोसोम्स जो है ट्रेड्स कैरी करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फर्स्ट जनरेशन से अनदर जनरेशन, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना वो ऑटोसोम्स, वो क्या करते हैं? बॉडी के अलग अलग ट्रेड्स कंट्रोल करते हैं, जैसे हाइट, कलर और अलग अलग चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में जो ऑलोसोम्स होते हैं ना, वो सिर्फ सेक्स कंट्रोल करते हैं, मतलब या तो मेल होगा या फिर फीमेल, उसके अंदर एक्स होगा या फिर XY होगा। ये कौन कंट्रोल करता है? ऑलोसोम्स कंट्रोल करता है, ठीक है। इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है? 44 पेयर्स, 44 होते हैं नंबर में, और 22 पेयर्स। ध्यान रखिए 22 पेयर्स होती है और नंबर में 44 होते हैं। इनमें एक ही पेयर होती है और क्वांटिटी में दो होते हैं, ठीक है। समझ गए? ऑलोसोम्स, ऑलोसोम्स ये सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का प्रोडक्शन कौन करता है बताइए? राइबोसोम्स कौन बनाता है? तो न्यूक्लियोलस बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियस में जो देखिए
जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस रहता है ना, वो इन राइबोसोम्स का निर्माण करता है। ठीक है, अब राइबोसोम्स का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो प्रोडक्शन करते हैं किसका? प्रोटीन का। और जो अब देखिए, अब ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं तो फिर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको बोला जाएगा? राइबोसोम्स को। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो दी जाती है ना इनको, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर है राइबोसोम्स को। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पलाडे ने। ठीक है, राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पलाडे ने की थी। और इसी कारण राइबोसोम्स का जो नाम है वो शुरुआत में पाराडाइस कैप्सूल रखा गया था। समझ गए? राइबोसोम्स के भी दो ये होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम्स और एक 80S राइबोसोम्स। ठीक है, वो तो डी पे इतना कोई पूछेगा नहीं। जो 70S से ध्यान रखें, 70S जो होता है ना वो प्रोकैरियोटिक में होता है और 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना गोल्गी अपैरेटस, जिसको कि गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है। ये जो होता है ना वो एक सिस्टन्स जैसा होता है। ठीक है, सिस्टन्स यानी क्या? जैसे एक ट्यूब वगैरह फ्लैट मेम्ब्रेन खाली पोते जैसे होते हैं, एक ट्यूब से जैसे, वो जब एकदम प्रॉपर मैनर में जब आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टन। ठीक है, अब गोल्गी अपैरेटस की फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो ये लाइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। जिस प्रकार न्यूक्लियोलस जो था ना वो राइबोसोम्स बनाता था, उसी प्रकार गोल्गी अपैरेटस जो है वो लाइसोसोम बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम लाइसोसोम्स बनाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो गोल्गी अपैरेटस है ये क्या करता है? इसमें अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ये सिस्टम से बना होता है, मतलब इनमें जो सैक लाइक का जो स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, उसके अंदर खाली स्पेस होती है, तो उस खाली स्पेस में वो सब स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है और पैकेजिंग करता है, मतलब सबको संभाल के रखता है और टाइम आने पे उनको बेचता है इधर से उधर। इसके लिए इसका एक नाम दिया गया है, पदवी जो है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी बोला जाता है। याद रखिए सब टर्म्स। हाँ, जैसे इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोला जाता था, उसी प्रकार इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोला जाता है। एक थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी अपैरेटस का, वो है सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनना। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनना, ओके, मतलब ग्लूकोज का रूपांतर ग्लाइकोजन में करना। और कहाँ पे स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को बताएंगे आप? लीवर में करते हैं। ठीक है, लीवर में होता है स्टोर। और ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कौन कन्वर्ट करता है? तो गोल्गी अपैरेटस करता है। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम का निर्माण किसने किया? गोल्गी अपैरेटस ने किया। तो लाइसोसोम का एक्चुअली लाइसोसोम क्या होता है? एक लाइसोसोम को भी मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और वो एक खाली पोते की जैसे काम करता है, खाली सैक की जैसा होता है। और उसके अंदर क्या भरे होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। ध्यान से सुनिए, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि एक खाली सैक जैसा होता है, मतलब वो खाली होता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आएंगे, मतलब कैसे बनेंगे बताइए? तो जो हमारा जो राइबोसोम्स था ना, आपको मालूम है कि राइबोसोम्स क्या था? प्रोटीन का प्रोडक्शन करता था। अब प्रोटीन मतलब इन प्रोटीन जो होता है ना वो एंजाइम्स वगैरह ही मतलब होते हैं। तो ठीक है, तो इनमें जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर, वो जो राइबोसोम्स बनाता है वही आते हैं और लाइसोसोम में स्टोर हो जाते हैं। मतलब राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाता है, एंजाइम्स वगैरह जो बनाता है, वो लाइसोसोम में आके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम। और जिस समय जो सेल में डिस्टर्बेंस होता है या फिर सेल की कुछ नुकसान होता है, हानि होती है, सेल को कुछ चोट पहुंचती है, उस टाइम पे लाइसोसोम फटता है और उसके फटने से जो एंजाइम्स है वो सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब खुद ही के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं एंजाइम्स। ठीक है, मतलब इसीलिए लाइसोसोम को बहुत सारे नाम दिए गए, जैसे इंपॉर्टेंट नाम है सुसाइडल बैग। अगर पूछा जाए कि सेल का जो सुसाइडल बैग है वो किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर आता है लाइसोसोम को। उसके बाद और एक नाम है डिस्पोजल बैग। उसको अगर सेल का एटम बॉम्ब बोला जाए तो वो भी किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल है, ये खुद में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल है सेल का। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसको वॉल होती है। ठीक है, उसके बाद उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास खुद के ये होते हैं, मतलब डीएनए क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं खुद के। ठीक है, डीएनए होता है इसका पास खुद का, और
ये इसका जो मेन फंक्शन है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है एनर्जी को खुद में स्टोर करना और टाइम आने पे उसको रिलीज़ करना। ठीक है, रिलीज एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेंज ऑर्गेनेल, इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब खुद के राइबोसोम्स होंगे, इसका मतलब वो खुद का प्रोटीन बना सकता है ना। ठीक है, अब जो आता है नेक्स्ट आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? तो प्लास्टिड जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनल है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। कहाँ पे? प्लांट सेल में और एल्गी वगैरह में पाया जाता है। यह एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता, ध्यान रखिए। जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल में नहीं होगा, सिर्फ प्लांट वगैरह में होगा। ठीक है, अब जो प्लास्टिड होता है ना, वो दो टाइप के प्लास्टिड होते हैं। एक ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो स्टोरेज करने का है। ये जो है वो ऑयल, प्रोटीन वगैरह सब कुछ स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब जो इसमें सेकेंड पार्ट है प्लास्टिड का वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, वो प्लांट के कलर, प्लांट बोलना गलत हो जाएगा, फ्रूट फ्लावर्स वगैरह, और किसी किसी प्लांट्स के देखिए आप लीव्स भी थोड़े कलरफुल होते हैं, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है उस कलर के लिए। अब क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ना, वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट। अब सुनिए, जैसे ये जो क्रोमोप्लास्ट के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्टिड, एमियोप्लास्टिड, प्रोटीनोप्लास्टिड, स्टेलोलीट, और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, देखिए नाम में क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होगा ना, उसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? ये एक ऐसा पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण प्लांट का हरा कलर आता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वह सोलर एनर्जी यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको पकड़ के रखता है। और उसी कारण देखिए फोटोसिंथेसिस, आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट मस्ट है। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही प्लांट उनका खाना बनाते हैं। मतलब अगर प्लांट को अगर खाना बनाना है तो उनके पास सनलाइट आना ज़रूरी है। और सनलाइट किसके कारण आती है? क्लोरोफिल का जो होता है, क्लोरोफिल बोलो या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण आती है। ठीक है, समझा आपको? इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वैक्यूल। वैक्यूल का कुछ नहीं, वैक्यूल में एक बात इंपॉर्टेंट ऐसी आती है कि वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। याद रखिए, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। और जो वैक्यूल का मेन काम है, वैक्यूल का फंक्शन क्या है? तो वैक्यूल जो है वो स्टोर्स उसके अंदर, मतलब देखिए वैक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, वो एक एम्प्टी स्पेस जैसा होता है, और उसमें बहुत स्पेस होती है, फ्री स्पेस होती है। तो उसमें अगर स्पेस होगी तो प्लांट क्या करेगा? उसमें उसका जो इम्पोर्टेंट सामान होगा वो उसको स्टोर कर देगा। तो जो ये होता है ना वैक्यूल, उसके अंदर क्या क्या स्टोर होता है? तो प्लांट का सेल्स सैप, उसके बाद शुगर, सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब वेस्ट प्रोडक्ट भी अलग अलग आते हैं, जैसे प्लांट की, जैसे रेजिन वगैरह हो गया, रेजिन, रबर, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, वो सब कहाँ पे स्टोर होते हैं? वैक्यूल में स्टोर होते हैं। उसके बाद आता है एक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो टॉपिक है, तो सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मिटोसिस, एक मियोसिस। जो मिटोसिस होता है ना, उसके अंदर पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जब सेल डिवाइड होने के बाद जो न्यू बनते हैं सेल्स, उनके अंदर भी 46 और 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होते हैं? जो पेरेंट सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो डॉटर सेल होता है उसमें 23 और 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब मेरे को बताइए कि ये जो मिटोसिस है वो कौन से प्रकार के सेल में होगा? तो ये सोमेटिक सेल्स में होता है। ठीक है, मिटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो कि सेक्स सेल को छोड़ के जितने भी हमारे बॉडी के सेल है वो सारे सोमेटिक सेल्स में आते हैं। और सेक्स सेल यानी सेक्स सेल जो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं उनको सेक्स सेल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल एग और स्पर्म, हमारे ह्यूमंस के अंदर दो ही ये होते हैं, एक एग होता है और एक स्पर्म होता है, जो कि मियोसिस में होता है, मियोसिस में आता है, और जिनको सेक्स सेल्स बोला जाता है। बाकी इनको छोड़ के जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे वगैरह सब जो होते हैं वो सोमेटिक सेल्स में आते हैं, और वो मिटोसिस करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखने जैसी बात एक ये है कि एग और स्पर्म में अगर हम पूछे तो कितने से क्रोमोसोम्स होंगे, तो 23 और 23, ये बात ध्यान रखिए। और बाकी इनको छोड़ के जितने भी अपने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उस सेल्स होते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं 46, और सिर्फ इसी के अंदर एग और स्पर्म के अंदर ही 23 होते हैं। ठीक है,
तो ये था आपका सेल चैप्टर, और ये एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। अगर आप एक बार इन चैप्टर्स के जो कंपोनेंट्स वगैरह है ना, इनको बारीकी से समझ लीजिए, तो ये चैप्टर आपको मतलब विद इन 5 या 10 मिनट में आप तो इसको पूरा रिवाइज कर देंगे। सिर्फ आप इस प्रकार के नोट्स वगैरह बनाया करिए ताकि आपको समझने में जल्दी हो जाए। अब देखिए, अगर आप नॉर्मल नोट्स बनाते तो आपको कितना टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इस टाइप से फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ेंगे ना, तो आपको रिवीजन, ये खास तौर के रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है। रिवीजन इससे एकदम फास्ट होता है, और मेन जो है चीज़ें आपको सब समझ में आती है और आपको रिवाइज होते रहता है, ठीक है। तो थैंक यू। आप भी इसी प्रकार से फ्लो चार्ट से थ्रू पढ़ा कीजिए ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको मदद होगी। ओके, थैंक यू।